चलिए एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी प्रेफर रीडिंग देन राइटिंग। वी प्रेफर रीडिंग देन राइटिंग। वी प्रेफर रीडिंग। वी प्रेफर रीडिंग देन राइटिंग। अब इसका सेंस ज्यादा ध्यान रखेगा। वी प्रेफर का मतलब क्या होता है कि मेरी मोर डिजायर, जैसा मैंने पिछले क्लास बताया था ना, प्रेफरेबल का मीनिंग होता है मोर डिजायरेबल, तो प्रेफर का मीनिंग है मोर डिजायर। मोर डिजायर करने का सेंस होता है। तो यहां पर प्रेफर मतलब वी प्रेफर रीडिंग, हम लोगों को ज्यादा डिजायर होते किस चीज के, रीडिंग की देन राइटिंग, यानी कि राइटिंग से ज्यादा हम लोगों को किसकी प्रैक्टिस मतलब किसकी चाहत है, रीडिंग की। और यहां मैं समझा देता हूं कि रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में सबसे पहला अटेम्प्ट पे क्या आना चाहिए, सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको आना चाहिए लिसनिंग। किसकी बात होती है, लिसनिंग की। सबसे पहले सुनना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। जो बातें आप सुन रहे हैं तो पहले लिसनिंग कीजिए, ओके। फिर उस पे आइए राइटिंग पे, ओके। पहले किसी भी बात को सुनिए, क्या कहा जा रहा है सही सुनिए। लिसनिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि सुने और लिखने के लिए बैठ के, नहीं, पहले कंप्लीट सुनिए क्या कहा गया है, पूरा समराइज कीजिए, ओके। जैसे ये क्लास की जा रही है तो इस क्लास को एक बार कंप्लीट देखिए, कंप्लीट क्या कहा गया। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में भी मिला है और उसका क्वेश्चन आफ्टर 5 और 6 क्वेश्चन के बाद भी आपको मिला है। तो एंड तक जब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं तो वैसे सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को समझ में आता है ठीक है ये टॉपिक यहाँ से यहाँ भी गया, तो इससे उस टॉपिक की वैल्यू पता चलती है। जिससे मैं अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास में या आगे की क्वेश्चंस में मिलेगा, ओके। जब आप कंप्लीट क्लास इसको वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब आपको समझ में आता है कि यह जो कॉन्सेप्ट यहाँ सर स्टार्टिंग में बताए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसको यहीं पर एनालिसिस कर सकते हैं, या उस एग्जाम्पल को मैं यहीं सेट कर देता हूँ जिससे एक ही बार में रिवीजन हो जाए, अलग अलग जगह जाने का जरूरत नहीं है। तो ये कब आपने किया, जब आपने एक बार पूरा लिसन किया, लिसनिंग प्रोसेस में आप कहें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, कैसे अरेंज करना, किस बात को कहाँ करना, क्योंकि आपकी नोट्स आप ही बना सकते हैं, किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं। इमीडिएट मत कीजिए, आप अपने नोटबुक को अपने तरीके से बनाइए कि मैं कैसे शॉर्ट टाइम में ध्यान सकते हैं इस ब्रॉड लेवल के कॉन्सेप्ट को समझ सकता हूं। तो लिसनिंग के बाद होनी चाहिए राइटिंग, और जब लिसनिंग हो जाए, राइटिंग हो जाए तब आप आ सकते हैं रीडिंग के प्रोसेस में। आपको लगे चलो बहुत टाइम हो गया, एक दो बार रीडिंग के प्रोसेस में डाल लेते हैं, क्या ठीक है, जुबान भी फ्रेश हो जाए, ओके। इंग्लिश ऐसे भी हमारी मदर टंग नहीं, हम लोग नेटिव स्पीकर हैं नहीं, तो उसको फ्रेश करने के लिए हम लोग किसके प्रोसेस में आते हैं, रीडिंग के प्रोसेस में। इसलिए सबसे पहले लिसनिंग, तब राइटिंग, और तब एट लास्ट में आपको किस में आना चाहिए, रीडिंग सेक्शन में आना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखेगा, पहले राइटिंग फिर रीडिंग और तब जाकर लिसनिंग, पता नहीं कौन सा टॉपिक को उठा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लिसनिंग फिर राइटिंग और तब रीडिंग सेक्शन में आना चाहिए। तो ये प्रेफर जो वर्ड है इसके साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता, इसके साथ किसका यूज होता है, टू का। प्रेफर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, एंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, प्रायर हो, एक अल्टीरियर करके आता है, ध्यान रखिएगा, वो वर्ड हो गया, प्रेफर से ही बनता है, प्रेफरेबल वर्ड बनता है। इन सबों के साथ हमें देन का यूज नहीं, टू का यूज करना पड़ता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया पटना इज लार्जर देन एनी सिटी इन बिहार। पटना इज लार्जर, पटना इज लार्जर देन एनी सिटी इन बिहार। अब आपको समझना है पटना इज लार्जर देन, यानी यहां पे कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया गया, तो कंपैरिजन किया गया। अब एक तरफ पटना है, ओके। अब इसको इस प्रकार से समझिए, टोटल सिटीज कि टोटल सिटीज बिहार में कितने हैं, एग्जैक्ट तो मुझे फिगर नहीं मालूम, लेकिन सपोज 32 हैं। कितने हैं, 32 सिटीज हैं। अब इस 32 सिटीज में से ध्यान रखिएगा पटना भी इसी 32 में आता है। तो अब मुझे कंपैरिजन करना है पटना का, कि और भी जो सिटी है और पटना सिटी का कंपैरिजन, मतलब पटना को एक एक सिटी से कंपेयर करना है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो टोटल सिटीज है उसमें से पटना को सबसे पहले बाहर निकालिए।
अंदर नहीं रखना है, बाहर निकालना है। तो पटना को इसमें से मैंने बाहर निकाल लिया। अब बचे कितने? 31। कितने बचे? 31। तो अब आप ध्यान रखिएगा, टोटल जो सिटीज है उसमें से पटना को बाहर निकालने के बाद अब आप कंपेयरिंग करने के प्रोसेस में आइएगा। तो यहां पर इस 31 के लिए यूज करते हैं एनी अदर सिटी। एनी अदर सिटी, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं कि एनी सिटी, तो एनी सिटी का मीनिंग हुआ कि ये 32 सिटीज की आप बात कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, जब हम कंपेयर करते हैं हम लोग, तो पटना को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा कितना? 31। तो इसके लिए एनी सिटी के, एनी और सिटी के मिडिल में हम लोग क्या करते हैं? अदर का यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट बनता है एनी अदर सिटी। ओके, जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उस 20 में से एक स्टूडेंट को बाहर निकाल लीजिए, रेस्ट कितने बचे? 19 ना। तो उस 19 स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखना हम लोग यूज करते हैं एनी अदर का यूज करते हैं। तो वही सेंस यहां पर क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा। तो पटना इज लार्जर देन एनी सिटी, नहीं एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी इन बिहार होना चाहिए। तो जब भी कंपैरिजन करें तो वहां पर एनी सिटी नहीं एनी अदर सिटी का यूज किया जाता है। जब आप उसमें क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने में आप एक को सेपरेट करते हैं और बाकी को एक अलग ग्रुप में रख के तब कंपैरिजन होता है। तो जो ही ये अलग सेपरेट हुआ तो अदर का सेंस वो नेसेसरी है, वो आना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया बॉम्बे इज रिचर देन एनी सिटी इन इंडिया। ओके, वही सेंस है, सिर्फ स्टेटमेंट बदल गया है। बॉम्बे इज रिचर देन एनी सिटी इन इंडिया, एनी सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी सिटीज हैं उसमें से बॉम्बे को मैंने क्या किया? अलग किया। अब जितने सिटी उधर बच गए हैं बॉम्बे को छोड़कर, ओके, जब हमने बॉम्बे को आउट कर लिया है तो रेस्ट जितने भी सिटीज हैं उनका कंपैरिजन बॉम्बे के साथ हो रहा है। तो इसमें एनी सिटी का यूज नहीं होकर यहां पर स्टेटमेंट बनता है एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी। तो क्या बना क्वेश्चन? बॉम्बे इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया ही इज एज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास। ही इज एज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास, एनी बॉय इन द क्लास। अब बताइए इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ही इज एज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास। समझाइए क्या इसमें पुट किया जाए? इसमें किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है और किसी प्रकार का सिलेक्शन भी यहां नहीं किया जा रहा है, सिंपल सा स्टेटमेंट है यहां पर। चलिए, तो यहां पे कहा गया ही इज एज क्लेवर एज, वह उतना ही क्लेवर है जितने एनी बॉय इन द क्लास। अब यहां पे समझिए, यहां ही मैं कह रहा हूं कि यह जो लड़का है ना, ओके, या कह सकते हैं वह जो लड़का है, वो ही का यूज किया गया, वह जो लड़का है वो उतना ही कंपैरिजन है जितने और भी लड़के हैं क्लास में। तो कहने का सेंस है आप बराबर ही तो बता रहे हैं दोनों को, लेकिन आप इस लड़के को अदर लड़कों के बराबर आप ला रहे थे, कहीं ना कहीं ग्रुप तो अलग हुआ ना, ग्रुप क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए फिर यहाँ पर एनी बॉय का यूज नहीं, एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। ही इज एज क्लेवर एज एनी अदर बॉय इन द क्लास, यानी वह जो लड़का है वो इस क्लास के बाकियों लड़कों के बराबर ही है। ओके, वो बराबर ही है, तो यानी वहां पर उसको अलग दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर वर्कमैन। ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर वर्कमैन। अब यहां पर बताइए क्या हो सकता है? लेजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ओके, और यहां लेजिएस्ट के साथ नाउन नहीं है तो ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सही है। ही वॉज द लेजिएस्ट ऑफ ऑल अदर वर्कमैन। अब यहां पर ये अदर को सीखना है। पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में ध्यान रखिएगा, जब आप पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम लोग तो वेदर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में ये अदर का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो समझ लीजिए। कहा गया ही वॉज द लेजिएस्ट। अब क्लास में मान लीजिए 20 लड़का है, ओके, 20 बॉयज हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से मैंने कहा कि वो जो लड़का बैठा हुआ है ना वो इस क्लास में सबसे ज़्यादा लेजी है। ओके, यानी कि लेजिएस्ट सेक्शन में उसकी बात की जा रही है कि
कि वह जो लड़का है वह इस क्लास में सबसे ज्यादा लेजीएस्ट है। चलिए, तो कहने का सेक्शन क्या ध्यान रखिएगा कि अभी भी वह लड़का उसी ग्रुप में है, वो लड़का उसी ग्रुप में है, तो उस ग्रुप से अलग मैंने नहीं किया है, ध्यान रखें। जैसे टीम में कहा जा सकता है कि एमएसडी, ओके, एमएसडी इस टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर है, एमएसडी इस टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो वो अलग नहीं हुआ, वो अभी भी उसी ग्रुप में है, वो अभी भी उसी ग्रुप में है, उसे अलग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जब अलग ही नहीं हुआ है तो अदर का कोई सेंस यहां पर बनता ही नहीं है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसी प्रकार के अदर का यूज नहीं किया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर सिंगर्स, सी वॉज द बेस्ट ऑफ, सी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर सिंगर्स। अब वही बात हुआ, सी वॉज द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद ऑफ यूज किया गया है, और यहां पर जो यूज किया गया ऑल अदर सिंगर्स, तो यहां पे अदर का यूज ना करके सिर्फ होना चाहिए था ऑल सिंगर्स, ऑल सिंगर्स। सी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स, अदर का सेंस इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि हमने उसको ग्रुप से अलग नहीं किया है। हम लोग सिर्फ ऐसा कहते हैं कि वह जो है ना वो बेस्ट है ऑल सिंगर्स, मतलब सभी सिंगर्स में से, तो वह है उसी में से, ध्यान रखेगा। अभी उसको कभी बाहर निकाल के कंपैरिजन के सेंस में नहीं लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया जाता है कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, वाज अ ग्रेटर लीडर ऑफ इंडिया, ओके, महात्मा गांधी was a greater leader of India। अब इस स्टेटमेंट में समझे तो यहां सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वह इंडिया के एक महान लीडर थे, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है। जब कोई कंपैरिजन नहीं हो तो वहां पे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट बनता है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ही इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। चलिए, इस स्टेटमेंट में बताइए क्या एरर हो सकता है। ही इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहां पर जब आप यूज कर रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे तो यहां पे बताना पड़ेगा कि किसके साथ यूज किया गया है, मतलब किसके कंपैरिजन में आप, मतलब सामने कौन है जिसके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करें। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे जस्ट एक टाइप का इंफॉर्मेशन है कि वह लड़का क्लास में का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर होना चाहिए ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सिर्फ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और आगे ऐड कर दिया जाएगा फर्दर ऑफ द क्लास, बस काफी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 कहा गया दिस हाउस इज एल्डर देन दैट हाउस, दिस हाउस इज एल्डर देन दैट हाउस, दिस हाउस इज एल्डर देन दैट हाउस। अब यहां पर आपको डिफरेंस होना चाहिए एल्डर और ओल्डर के बीच, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने पहले प्रोवाइड करवा दिया है। फिलहाल मैं यहां पर फिर समझाता हूं। एल्डर का यूज किया जाता है पर्सन के सेंस में, पर्सन्स, और कहने का मतलब ऑफ अ फैमिली, किसी एक फैमिली के सेंस में। लेकिन ओल्डर का यूज किया जाता है फ्रेंड्स के सेंस में, फ्रेंड्स कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी अगल बगल हो सकते हैं, और नहीं तो उनका यूज हम लोग ध्यान रखेगा थिंग्स के सेंस में करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया दिस हाउस इज एल्डर देन दैट हाउस, तो हाउस एक क्या है, एक थिंग है, तो थिंग में हम लोग ओल्डर का यूज करते हैं जब ये बताते हैं कि पुराना के सेंस में कितना है, तो यहाँ पर एल्डर का यूज नहीं, किसका यूज होना चाहिए, ओल्डर का। तो स्टेटमेंट बनता है दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट हाउस। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, ओके, टॉम इज ओल्डर, ओके,
सॉरी एल्डर, टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड। अब इस स्टेटमेंट को देखें, यहां टॉप का कंपैरिजन उसके दोस्त से किया जाता है, फ्रेंड से किया जाता है, और फ्रेंड कोई फैमिली का रिलेशन में नहीं होता है, वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। तो फ्रेंड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ओल्डर का यूज करते हैं। तो यहां पर एल्डर नहीं, किसका यूज होना चाहिए, ओल्डर का यूज होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बनता है टॉम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। यह स्टेटमेंट हुआ एल्डर और ओल्डर के बीच डिफरेंस। तो आज की हम लोग की यह क्लास भी समाप्त होती है। मिलते हैं एडजेक्टिव की नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस इसी तरह से लगातार करनी है। और जो मैंने बात बताया आपको, पहले लिसनिंग करें, फिर राइटिंग करें, फिर रीडिंग करें। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, क्वेश्चन को मिस ना करें लिखने से कि सिर्फ आंसर क्लिक हो रहा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और 10 क्वेश्चंस को लेकर।